एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट पद संविधान में, जो कह सकते हैं राज्य के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट पद है, जिसका नाम है गवर्नर अर्थात राज्यपाल। तो आज हम जानेंगे भारत में गवर्नर अर्थात स्टेट में गवर्नर की पोजीशन क्या है, क्या स्थिति है, या संविधान में उस पद के बारे में व्यवस्थाएं दी गई हैं तो किस आर्टिकल में दी गई हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए, प्री के लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जैसे आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम संघ अर्थात सेंटर की कार्यपालिकाओं को पढ़ते हैं, वैसे ही हम स्टेट की कार्यपालिका को पढ़ते हुए हमें स्पेशली एक भाग देखना होता है जिसका नाम है भाग 6। तो भाग 6 में गवर्नर पद की व्यवस्था है। तो आप आज देखें कि क्या डिफरेंस है भारत में गवर्नर और प्रेसिडेंट में, या कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल में, या फिर भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की हैसियत कुछ एक जैसी ही प्रतीत होती है। तो उसको आज जानेंगे और उसके लिए हम शुरू करते हैं भाग 6। तो देखेंगे यहाँ पर गवर्नर, यदि भाग 6 को आप देखें तो भाग 6 की शुरुआत यदि होगी तो गवर्नर से ही उसकी स्टार्टिंग होती है। उससे गवर्नर को जानने से पहले हमें ये समझना है कि जो राज्य की शासन व्यवस्था है या राज्य की व्यवस्थापिका है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो आप यदि राज्य की व्यवस्थापिका को देखें, राज्य के लेजिस्लेशन को देखें, तो आप यहाँ देखेंगे जनरली राज्य के लेजिस्लेशन में हम राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीन को रूप में पढ़ते हैं। गवर्नर, लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये हमारी राज्य की व्यवस्थापिका के 3 अंग हो सकते हैं या 3 अंग हैं। हो सकते मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पर ये जो असेंबली की बात आई है या काउंसिल की बात आई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने सेंटर में पढ़ा था कि सेंटर की जो व्यवस्थापिका है पार्लियामेंट की, या कह सकते हैं पार्लियामेंट में जो अंग हैं उनमें लोकसभा राज्यसभा का होना जरूरी है, लेकिन स्टेट की यदि हम बात करें तो वहां पर ये 2 सदन हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो यदि किसी स्टेट की व्यवस्था द्विसदनात्मक है तो वहां की जो व्यवस्थापिका होगी गवर्नर, वहां की विधानसभा और वहां की विधान परिषद, इन 3 के साथ मिलकर के बनती है। तो कह सकते हैं कि गवर्नर व्यवस्थापिका का मेन पार्ट होता है, या कह सकते हैं मुख्य अंग में शामिल है। तो ये जो गवर्नर है संविधान के भाग 6 में शुरुआत करते हुए इस गवर्नर पद की शक्तियां, गवर्नर पद कहाँ हैं, कब तक वो पद पर बना रहेगा, उसकी पदावधि, उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसे कौन हटा सकता है, आदि के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ते हैं। तो अब हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं गवर्नर पद को भाग 6 के अंतर्गत। तो इस भाग 6 को देखें आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने राज्य को डिफाइन किया था आर्टिकल 12 के अंतर्गत। आर्टिकल 36 के अंतर्गत जब मैंने डीपीएसपी पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने डिफाइन किया था गवर्नर ऑफ स्टेट को। तो स्टेट हमने आर्टिकल 12 में भी देखा था, आर्टिकल 36 में भी देखा था, और जब हम भाग 6 को शुरू करते हैं तो भाग 6 का आर्टिकल 152 भी स्टेट को डिफाइन करता है। तो ये तो आप अलग से एक बात नोट कर सकते हैं कि राज्य की परिभाषा भी भाग 6 में किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 152। अब इस आर्टिकल 152 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे गवर्नर पद की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। अब हम उस गवर्नर पद को, जो यूपी में गवर्नर है या किसी पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर है, उसका पद, उसकी व्यवस्थापिकाएं, या कह सकते हैं उसके शपथ आदि के बारे में जो आर्टिकल्स हैं उन्हें क्रम से अध्ययन करेंगे। और उसको इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ आर्टिकल्स, देखें आप इधर, मैंने कुछ आर्टिकल्स इधर रख दिए हैं, लिख दिए हैं। आप उन आर्टिकल को देखेंगे तो यहाँ आर्टिकल 153, ये देखें आर्टिकल 153, आपको यदि याद आ रहा हो तो आपको एक आर्टिकल याद होगा आर्टिकल 52 में हमने पढ़ा था देश का एक राष्ट्रपति होगा। अब आप देखें याद करने का कितने सिंपल तरीका है। 52 का के
1 प्लस कर देंगे और 1 प्लस किया है तो ये 2 का क्या बन जाएगा 3, अर्थात 153 हमें किस पद की व्यवस्था देता है, गवर्नर पद की व्यवस्था देता है, राज्यपाल पद की व्यवस्था देता है। तो वहां 52 है और यहाँ पर 53 है। 53 मीन्स 1 प्लस हुआ है, मीन्स यहाँ पर। तो इस तरीके से आप उनको कॉम्बिनेशन बना करके याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको यदि राष्ट्रपति का चैप्टर लेक्चर आपने मेरा देखा हो तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से राष्ट्रपति को समझाया है, और यदि आपको राष्ट्रपति याद हो गया है तो बहुत इजी तरीके से आप गवर्नर को भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ रही कि गवर्नर पद की व्यवस्था संविधान में कहाँ है, तो आप देखेंगे आर्टिकल 153। बस इसमें एक ही बात याद रखनी है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब देखें, ये जो राज्यपाल की बात की गई है, क्या एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता है? तो ये तो बात सही है, एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन क्या एक ही राज्यपाल एक से अधिक स्टेट को भी होल्ड कर सकता है? तो ध्यान रखेंगे ये बात, जैसे देश का एक राष्ट्रपति होगा, अब देश तो एक ही है, स्टेट तो बहुत सारे हैं, तो क्या यदि किसी स्टेट में गवर्नर नहीं है, किसी वजह से गवर्नर वहां नहीं चुना गया है, पद खाली हो गया है, तो क्या नियर अबाउट स्टेट के गवर्नर को उस राज्य की व्यवस्था दी जा सकती है? तो आंसर होगा यस, अर्थात एक गवर्नर दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 154 पे। देखो 54 का मतलब क्या है कि जब हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था तो वहां हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 53। तो 53 में भी यहाँ एक प्लस करना है, कितने हो जाएंगे 54 प्लस करना है कौन सा 1। तो वहां पर देश की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं थी? राष्ट्रपति में। तो वही सेम यहाँ पर स्थिति है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। बहुत सिंपल है तरीका याद करने का, जो आपने केंद्र को याद किया वैसे ही आप स्टेट को याद करते चल जाएंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में वेस्टेड होगी। वहां 153 और यहाँ पर 154 में। अब ये आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेनली डिफरेंस रखना है इस आर्टिकल में और इस आर्टिकल में। देखें, राज्यपाल पद की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद देता है? 153। पद की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद देता है? 153। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति की यदि बात आती है तो 155 ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और वहां पर आपको आर्टिकल 153 भी देखने को मिलेगा, 155 अर्थात 155 भी देखने को मिलेगा। तो 153 अर्थात 153 में गवर्नर पद की व्यवस्था की गई है, ना कि अपॉइंटमेंट आपका आर्टिकल 155 में होता है। और वही सिंपल तरीका वहां पर यदि हम बात करें राष्ट्रपति की, तो आपको एक तो बात याद रखनी है, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो वहां निर्वाचन किस में था? 54 में, अर्थात 54 में। यहाँ भी 54 में एक प्लस कर देना है तो 155 हो जाएगा। इजी हो गया आपके लिए याद करना। तो देखें 155 राज्यपाल की नियुक्ति। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे उसका आर्टिकल, किस आर्टिकल में नियुक्ति होती है। अब उसके बाद यहाँ से और क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखें, राज्यपाल की नियुक्ति तो 155 में है, ठीक है, लेकिन नियुक्ति करेगा कौन? एक क्वेश्चन बनता है नियुक्ति कौन करेगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो देश के राष्ट्रपति हैं, वो क्या करेंगे? गवर्नर की नियुक्ति करेंगे, अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है। ये अच्छे से याद रखना है, निर्वाचन नहीं होता गवर्नर का, गवर्नर की सीधे नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 156। अब 156 आर्टिकल में पद अवधि, देखिए वहां 56 में पद अवधि थी और यहाँ 156 में पद अवधि है। तो यहाँ 56 तो एज इट इज रखना है, लेकिन यहाँ 1 और जोड़ देना है, 156। तो ये तो याद करने के लिए बहुत ही आसान हो गया है आपका। राष्ट्रपति की पद अवधि 56 में और इनकी पद अवधि 156 में। तो अब पद अवधि कब क्या होगी, अर्थात कब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। यहाँ बड़ा अच्छा रोचक क्वेश्चन आता है, क्या राज्यपाल की पद अवधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है? अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हो रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा। या फिर राज्यपाल की पद अवधि 5 साल की होती है? तो हमें यहाँ दोनों ही बातें याद रखनी है कि यदि पूछा जाता है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, तो वहां आपको
आपको ऑप्शन बेस्ड आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें लिखी हैं। यहाँ पर एक बात लिखी है पदअवधि के बारे में कि राज्यपाल की पदअवधि कब तक की होगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब प्रसाद पर्यंत वर्ड तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया है प्रसाद पर्यंत का। जब हमने महान्यायवादी को पढ़ा था तो हमने कहा महान्यायवादी का कई कार्यकाल नहीं होता, प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो वो ही यहाँ पर बात है कि जब आप 156 आर्टिकल देखते हैं उसकी पहली ही लाइन में लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो पहली बात, एक तो ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 156। दूसरा यहाँ लिखा है, ये दूसरी लाइन आप 156 आर्टिकल की देखेंगे तो वहां लिखा है कि यदि राज्यपाल चाहे, यदि गवर्नर चाहे तो अपना त्यागपत्र अपनी मर्जी से भी दे सकता है। और वो त्यागपत्र जाएगा किसको, तो 156 त्यागपत्र की भी बात करता है। त्यागपत्र किसको देगा, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, पद ग्रहण कब तक करेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहे। और वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। अब एक बात जो मैंने अभी जिक्र किया था कि यहाँ पर कार्यकाल को लेकर के एक बड़ी अच्छी बात है कि कार्यकाल आखिर 5 साल का होगा या प्रसाद पर्यंत होगा। तो देखिए पहली लाइन तो कह रही है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, दूसरी लाइन कह रही है कि यदि वो चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं किसको, राष्ट्रपति को। और तीसरी ही बात इस आर्टिकल की कहती है कि जब इन्होंने अपना पद ग्रहण किया, इस पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक पद धारण कर सकेंगे, पद धारण करेगा। आप देखें यहां तो दोनों ही बात हो गई। पद धारण करने की बात कब तक की जा रही है, 5 वर्ष तक की जा रही है। ऊपर कह रहे हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इसका मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी उन्हें पद से हटा सकते हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति की कृपा रही, मेहरबानी रही राष्ट्रपति की, क्योंकि जब आप देखते हैं सामान्यतः कि जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो सेंटर के जैसी गवर्नमेंट है, उसी पार्टी की सेम गवर्नमेंट है, या आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे वर्तमान में सेंटर की यदि गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी, यूपी की गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में अब राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति एज ए स्टाम्प काम करते हैं, एज ए सील काम करते हैं, किसके, मंत्रिपरिषद के, जो सेंटर की मिनिस्ट्री होती है। और सेंटर की मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो अब वो हटाने के लिए कैसे कहें, वहां भी सेम गवर्नमेंट, वहां भी सेम गवर्नमेंट। तो ऐसी स्थिति में यदि कृपा बनी है राष्ट्रपति की, कृपा बनी कह सकते हैं आप संविधान में इस पद को, तो वो 5 साल पद धारण कर सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें पहले भी पद से हटा सकते हैं। तो एक तरीके से यदि राष्ट्रपति ने अपनी कृपा बना दी तो 5 साल, अदरवाइज राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बस इतना याद रखें कि सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, या आप पुराने पेपर्स उठा के देखिए, वहां कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। अब यहाँ तो दोनों ही बातें आ गई कि 5 वर्ष भी आ गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी आ गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आंसर पर टिक लगाना है, क्योंकि 5 साल तो जब है जब राष्ट्रपति चाहेंगे, उन्हें हटाना नहीं चाह रहे हैं वो, तभी तो 5 साल रह सकते हैं। लेकिन यदि पहले ही उन्होंने चाह दिया उन्हें हटाने के लिए, तो राज्यपाल को पहले पद से हटना पड़ जाएगा। इसलिए आप पहले याद रखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यदि ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नाम का कोई वर्ड है ही नहीं वहां पर लिखा हुआ, सिंपल दिया है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो फिर आपको आंसर बिना झिझक के एकदम टिक कर देना है 5 साल। तो इस तरीके से हमने समझा कि राज्यपाल आखिरकार अपने पद पर कब तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, उसके बाद याद रखना है कि 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक एक तरह से यहाँ अदरवाइज ले सकते हैं उसको कि 5 वर्ष तो तब कब है जब राष्ट्रपति ने उन्हें पद से नहीं हटाया है, अर्थात यदि राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं तो वो केवल 5 वर्ष तक बने रहेंगे, 5 वर्ष के बाद उनका पद खाली हो जाएगा। तो यहाँ आपने 3 बातें देखी आर्टिकल 156 में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और त्यागपत्र अपना किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और
अदरवाइज पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। तो ये तो बात थी राज्यपाल के कार्यकाल की। अब या एक चीज और मैं इसके लिए बता दूं, आपने कभी नोटिस किया हो कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी चेंज होती है, नई सरकार आती है, तो सबसे पहले आपने देखा हो प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से, कि आकर के वो जो स्टेट उनकी सेम पार्टी की गवर्नमेंट वाले नहीं हैं, वहां के गवर्नर को सबसे पहले चेंज किया जाता है। अर्थात हर स्टेट का गवर्नर सेंटर के गवर्नमेंट के मर्जी के अकॉर्डिंग बैठा हुआ होता है, जिससे कि कंट्राडिक्शन बना रहे सीएम और किसमें, गवर्नर में। अब आप देखें कि ये एग्जांपल ले लें, अच्छा दिल्ली में केजरीवाल और वहां के जो उपराज्यपाल हैं एलजी, उनमें हमेशा तनी रहती है, हमेशा कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है। जबकि आपने ऐसा कोई डिस्प्यूट यूपी के गवर्नर और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच नहीं सुना होगा, क्योंकि सेम पार्टी के हैं। पार्टी यहाँ भी बीजेपी, सेंटर में बीजेपी, जबकि दिल्ली में केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, वहां पर बीजेपी की पार्टी है। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आप योग्यताएं। अब हम बात करेंगे आखिर गवर्नर कौन बनाया जा सकता है, अर्थात राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, तो आप इसके लिए यहाँ पर याद रखेंगे 2 ही बातें याद रखनी है आपको यहाँ पर भी। ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, कंपलसरी है। जितने भी संविधान में संवैधानिक पदाधिकारी हैं, सबके लिए कंपलसरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 2 ही योग्यता के बारे में आप याद रखेंगे यहाँ पर। एज कम से कम कितनी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एज 35 साल चाहिए। सेम है, वैसे ही राष्ट्रपति की थी। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सेम है, वैसे ही राष्ट्रपति की थी। तो और कुछ याद ही नहीं करना है हमको, राष्ट्रपति के ऊपर वाले 2 पॉइंट याद कर लेने हैं, ऑटोमेटिकली गवर्नर के योग्यताएं याद हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे आर्टिकल 158, राज्यपाल पद की शर्तें क्या होंगी। आपने राष्ट्रपति को देखा, वहां भी पद की शर्तें पढ़ी थी। उपराष्ट्रपति को देखा, वहां भी पद की शर्तें थी जो मैंने बताई थी आपको। अब आप देखें कि योग्यता हमने पढ़ी 57, आर्टिकल 157, और जब हमने राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ी तो हमने राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ी 58। तो अब हमने स्टार्टिंग में प्लस किए थे, अब हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। देखें यहाँ 57 हो गया, कितना माइनस किया, 1 आर्टिकल आ गया, वहां पर कितना था 58, यहाँ पर 57 योग्यता में। इसके बाद यहाँ पद की शर्तें किस में है, 58 में, वहां किस में थी 59 में। तो यहाँ पर 1 माइनस करने, अर्थात 158 पद की शर्तें। तो दोनों को साथ लेकर के पढ़ोगे आप, आर्टिकल्स भी राष्ट्रपति के याद कर लो, गवर्नर के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कहीं एक प्लस करना है, कहीं एक माइनस करना है ना। तो पद की शर्तें क्या होंगी, सेम। राष्ट्रपति पद की शर्तें मैंने क्या बताई थी आपको, याद आ गई होंगी, आप याद करके देखें तो। सबसे पहली शर्त थी कि वो हो ना तो एमपी हो, एमपी मीन्स लोकसभा का सदस्य ना हो, राज्यसभा का सदस्य ना हो। दूसरा था स्टेट की लेजिस्लेशन, स्टेट की जो व्यवस्थापिका है उसका भी मेंबर नहीं होना चाहिए, अर्थात ना वो एमएलए हो ना वो एमएलसी हो। ठीक, तो इससे एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एमपी में तो यहाँ दोनों आ जाएंगे, एमएलए एमएलसी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहली शर्त हो गई है ये कि ना वो एमपी हो, ना वो एमएलए हो, ना वो एमएलसी हो, अर्थात सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए। सेम शर्त राष्ट्रपति की थी, उपराष्ट्रपति की भी थी, गवर्नर की भी, एकदम वैसी की वैसी है, कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने राष्ट्रपति में याद कर ली होंगी, उम्मीद करती हूँ ऐसा। इसके बाद दूसरी शर्त यहाँ पर आप याद रखेंगे कि दूसरी शर्त है दूसरी शर्त के रूप में आप यहां इसको यहां लिख के देखें, लाभ का पद ना हो। सेम शर्त है ना, राष्ट्रपति के रूप में भी आपने ये पढ़ी थी,
उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उसने कोई ऐसा पद ग्रहण नहीं किया जाना है जो कि लाभ के पद की कैटेगरी में आता हो। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि संविधान में कौन कौन से ऐसे पद हैं जिन्हें लाभ का पद नहीं माना गया। ठीक, आप उन्हें याद करें। और मैंने बीच में जो आपको राष्ट्रपति के लेक्चर्स पढ़ाए हैं वहाँ भी मैंने इस बात का जिक्र किया है, बहुत अच्छे से आपको याद आ गया होगा यदि आपने वो लेक्चर खूब ध्यान से अच्छे से देखे होंगे। और बहुत अच्छा यहाँ से बहुत सुंदर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से पद भारत के संविधान में ऐसे दिए गए हैं जो कि लाभ के पद नहीं माने गए हैं। कौन से लाभ के पद होंगे वो नहीं याद रखना, क्योंकि हमें वो याद रखने हैं कौन से लाभ के पद नहीं होंगे। इसके अलावा हम बाकी कह सकते हैं बाकी बहुत सारे पद ऐसे हैं जो लाभ के पद माने जाते हैं। तो यहाँ आपको याद रखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री, ये 4 पद ऐसे हैं जो लाभ के पद की कैटेगरी में नहीं आते। तो कह सकते हैं इनके अलावा कोई ऐसा पद जो लाभ की कैटेगरी में आता है वो राज्यपाल ने धारण ना किया हो। ठीक, तो ये थी राज्यपाल पद की शर्तें। इसके बाद हमें दूसरी आर्टिकल याद रखना है 159। यहां भी हम एक प्लस माइनस करके चल रहे हैं। शपथ, राज्यपाल की शपथ, आपको याद होगा राष्ट्रपति की शपथ हमने आर्टिकल 60 में ली थी, यहां हमें एक माइनस करना है, 59 हो गया है, तो वो याद है तो इजीली याद हो जाएगा। अब राज्यपाल महोदय जब बन गए हैं अर्थात उनकी नियुक्ति हो गई है, अर्थात राष्ट्रपति की मेहरबानी हो गई है। भाई राष्ट्रपति की मेहरबानी होगी तभी तो कोई व्यक्ति, अदरवाइज तो ऐसे बहुत लोग हैं जो भारत के सिटीजन हैं, कंप्लीट कर चुके हैं 35 ईयर्स, कहीं से MP MLA जैसा पद भी कोई नसीब नहीं है, लेकिन वो राज्यपाल तो नहीं है। राज्यपाल कौन बनेगा? जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया होगा। और राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है ये आप अच्छे तरीके से समझते हैं, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, है ना। राष्ट्रपति की हमारे देश में जो वास्तविक शक्तियां हैं वो क्या हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, आपने लेक्चर देखा होगा या कभी फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो आप देखें यहाँ शपथ की जब बात करें कि आखिर अब गवर्नर किसके सामने शपथ ग्रहण करेगा, तो आप देखें गवर्नर की शपथ किसके सामने होगी। भाई आप राष्ट्रपति की शपथ याद कीजिए, राष्ट्रपति की शपथ किसके सामने होती थी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के सामने होती थी। तो यहां आपको याद रखना है, यहाँ हाई कोर्ट का चीफ जज, कुछ नहीं याद रखना। जो भी स्टेट का गवर्नर बना है, नियुक्त किया गया है, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जो CJ होंगे, मुख्य न्यायाधीश, इनके सामने शपथ ग्रहण करेंगे। किसके सामने? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने उस राज्य का राज्यपाल शपथ ग्रहण करेगा। एक चीज और याद रखनी है, मैंने अनुसूचियों का एक लेक्चर तैयार किया है, आपने शायद उसमें देखा, अभी शायद वो जब आपके सामने आ जाएगा तो आप उसमें देखेंगे कि अनुसूचियों में हम एक अनुसूची पढ़ते हैं, अनुसूची नंबर 3, वहाँ शपथ का प्रारूप है। वहाँ शपथ के प्रारूप के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, संघ के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं और विभिन्न पदाधिकारियों के पद हैं जो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है, भारत का राज्यपाल जो राज्य का राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करेगा वो तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण नहीं करेगा, राष्ट्रपति की भांति वो भी नहीं करता है, राष्ट्रपति भी नहीं करता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं करता है। तो राज्यपाल भी जो शपथ ग्रहण करेगा वो आर्टिकल 159 में दिए गए फॉर्मेट से ही शपथ ग्रहण करेगा। तो इनका फॉर्मेट 159 आर्टिकल में ही दिया गया है शपथ ग्रहण का। अब जो ये शपथ ग्रहण करते हैं वो शपथ किस बात की शपथ लेता है गवर्नर, तो आपको देखो बहुत अच्छा, बहुत डीपली यहाँ से क्वेश्चन है कि जो ये शपथ ग्रहण करेंगे राज्यपाल महोदय, ये किस बात की शपथ लेंगे। तो यहाँ ये शपथ लेते हैं संविधान के परिरक्षण की, प्रिजर्व करना, संरक्षण की और प्रोटेक्ट करना और प्रतिरक्षण की, डिफेंस की। देखिए 3 रूपों में शपथ ले रहे हैं। मैं संविधान का परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा और प्रतिरक्षण अर्थात डिफेंस करूंगा, और साथ ही मैं जिस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर रहा हूं उस राज्य की जनता की सेवा में निरंतर तत्पर रहूंगा, अर्थात जनता की सेवा
करता रहूंगा, जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, ऐसी शपथ राज्य के राज्यपाल ग्रहण करता है। तो यहाँ एक दूसरी चीज याद रख सकते हैं कि इस रूप में शपथ लेता है और उस राज्य की जनता की सेवा एवं कर्तव्यों का पालन करता रहूंगा जिस राज्य में आप राज्यपाल बन रहे हैं। तो इस रूप में राज्य का राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। तो अब हमने शपथ ग्रहण कर ली है कहाँ पर, आर्टिकल 159 में। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैंने बीच में एक आर्टिकल 160 छुड़वा दिया है, कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है कि ये बता देती हूँ थोड़ा सा। आर्टिकल 160 कहता है कि यदि कोई आकस्मिकता आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए और राज्यपाल वहाँ अपने पद व्यवस्था में नहीं है या राज्यपाल पर वो शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन उन आकस्मिक कार्यों को करने के लिए, उन सिचुएशन से निपटने के लिए कौन है ऐसे जो रूल्स बना सकता है। तो राष्ट्रपति को वहाँ पर उस आर्टिकल में शक्ति दी है कि इस भाग में जो ये हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं इनमें यदि कोई आकस्मिकता आ जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति व्यवस्थाएं कर सकता है, उपबंध बना सकता है। इसके बाद हम सीधा चलें आर्टिकल 161, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 161, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, पावर किसकी, टेंडर ऑफ पार्डन, अर्थात किसी व्यक्ति को जिसको कोई अपराध के विषय में दोष सिद्ध किया गया है, किसी अपराध के विषय में उसे क्या किया गया है, दोष सिद्ध किया गया है, कन्विक्ट कर दिया गया है। और कन्विक्ट कैसे मामले में हुआ है, ऐसे किसी मामले में हुआ है जिस मामले में राज्यपाल को विधि बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। तो राज्यपाल यदि चाहे तो उस अपराधी को जिसे दोष सिद्ध किया गया है उस अपराध को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यहाँ क्षमा। अब देखें, हमने एक आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल 72 आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। किसकी क्षमादान की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की। अब यहाँ 72 तो यहाँ माइनस कर लेंगे 61, कितना माइनस किया, 1, तो वहां 7 माइनस अर्थात 6 और 2 में माइनस करें अर्थात 1। तो ये यहाँ पर याद करने का तरीका है। देखें, दोनों के पास ही पावर है क्षमादान की, राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। डिफरेंस इतना है कि राष्ट्रपति ऐसे किसी मामले में जिसमें विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और पाता है कि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया है, उसके दोष सिद्धि को क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है। जबकि यहाँ पर भी सेम वही शक्तियां दी गई हैं, अर्थात राज्यपाल क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत देखिए कितनी शक्तियां रखता है, वो यहाँ पर 5 शक्तियां रखता है। ये क्षमा कर सकता है, सजा को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। दूसरा करें, परिलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है और लघुकरण कर सकता है। क्षमादान, परिलंबन, विराम, लघुकरण और परिहार, ये 5 शक्तियां रखी हुई हैं। 5 ही शक्तियां ये राष्ट्रपति को हैं क्षमादान के मामले में और 5 ही शक्तियां गवर्नर ऑफ स्टेट को हैं क्षमादान के मामले में। अंतर बस इतना है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे मामले में भी क्षमादान दे सकता है, पूरी क्षमा कर सकता है जो सेना संबंधी मामले हैं या सेना अर्थात मार्शल लॉ के अंतर्गत आते हैं, जबकि गवर्नर ऑफ स्टेट ऐसे किसी मामले में क्षमादान की पावर नहीं रखता क्योंकि राज्य सूची के अंतर्गत डिफेंस नहीं आता। दूसरा कि मृत्युदंड, यदि हम बात करें कि क्या गवर्नर मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, मृत्युदंड से अलावा अन्य सजाओं को क्षमा कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। तो आपने देखी होंगी जितनी भी दया याचिकाएं मृत्युदंड के लिए होती हैं वो सब किसके सामने जाती हैं, राष्ट्रपति के सामने। तो पावर तो यहाँ पर सेम है, नाम सामने लिखे हुए हैं आपके पास। निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास नहीं होती,
तो ये आप याद रखें, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास हैं, अर्थात वो अपने विषयों पर, अपनी विधि के विषयों पर जो भी यहाँ दोषित व्यक्ति है उसको क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, परिलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है और उसकी सजा को कम्यूट कर सकता है, अर्थात लघुकरण कर सकता है। बट एक बात आप याद रखेंगे, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। ठीक, तो ये तो था हमारा आर्टिकल 161। इसके बाद आ जाए हम आर्टिकल 162। 162 कह रहा है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। देखें, हमने एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 73, या देखते हैं हम आर्टिकल 73। 7 में 1 माइनस करेंगे 6, यहाँ 1 माइनस करेंगे 2, अर्थात माइनस कितना किया था 1। तो 162 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति किसकी, गवर्नर की, जबकि 73 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसका था, राष्ट्रपति का। वहां 73 आर्टिकल बताता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा। यहाँ पर आर्टिकल 162 बता रहा है गवर्नर ऑफ स्टेट की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा। दोनों की सेम बात है, अब कहां तक होगा विस्तार, इसके लिए आपको याद रखना है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक होता है जिन विषयों तक उसे कानून बनाने की अथॉरिटी होती है, अर्थात एक तरीके से संघ सूची कह सकते हैं। जबकि यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक होता है जिन विषयों तक उसे कानून बनाने की अथॉरिटी होती है, अर्थात एक तरीके से राज्य सूची भी कह सकते हैं। ठीक, तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के लिए 2 आर्टिकल याद रखने हैं, एक 73 और एक 162। 73 में राष्ट्रपति की है और 162 में राज्यपाल की है। तो ये तो थे मेन आर्टिकल्स जो कि राज्यपाल पद की व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताते हैं भारत के संविधान में। एक आर्टिकल और आपको याद रखना है जिसे आप कह सकते हैं अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 ये आर्टिकल है जो जो राज्यपाल को परमिशन देता है, राज्यपाल को शक्ति देता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं किसकी, राज्यपाल को शक्ति देता है कि ये राज्यपाल महोदय, गवर्नर ऑफ स्टेट, ये क्या कर सकते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की विधानसभा होती है, उस विधानसभा में एक मेंबर, एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन सुना होगा छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 2। वैसे ही यहाँ पर क्या है, और वो बात की देखें, वो बात किस में कही गई है, वो बात आर्टिकल 231 में कही गई है। ऐसी ही यहाँ पर एक सेम बात है कि जो गवर्नर है ये भी अपनी विधानसभा में, ये भी अपने निम्न सदन में एक सदस्य को, वो 2 कर सकता है, ये 1 कर सकता है, एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। और ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 233 में। तो राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 1। जबकि राष्ट्रपति के विषय में पूछा जाता है वो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो आपको याद रखना है 2। तो ये थी हमारे संविधान में राज्यपाल की व्यवस्थाएं, राज्यपाल के पद के बारे में या राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की शपथ आदि के बारे में व्यवस्थाएं, और बहुत छोटे छोटे से यहाँ से क्वेश्चन है। एक बात और आपको याद रखनी है, जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति को हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति एक तरीके से कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जरूर रखता है। ऐसे ही यहाँ भी ये कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 154 में कौन रखता है, गवर्नर रखता है। लेकिन कहने के लिए ही कार्यपालिका शक्ति इनके पास है, लेकिन सारी शक्ति, वास्तविक रूप से शक्ति गवर्नर के पास ना हो करके उस स्टेट के सीएम के पास होती है। जैसे आप देखते हैं केंद्र में शक्तियां कार्यपालिका की जरूर संविधान में लिखी है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यदि आप वास्तविक शक्तियों की बात कर लें तो वहाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो यहाँ पर भी जब हम आर्टिकल 154 को पढ़ रहे हैं कि कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के उपबंधों के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराएगा। लेकिन जब मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं, सेंटर की मंत्रिपरिषद पढ़ें या स्टेट की मंत्रिपरिषद पढ़ें, तो वहाँ लिखा है कि जो ये दोनों ही व्यक्ति हैं जब अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उनसे पहले सलाह लेते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की, मंत्रिपरिषद की। तो एक तरीके से भारत में
राष्ट्रपति का पद भी स्टाम्प के रूप में है, स्टेट में गवर्नर का पद भी एक स्टाम्प के रूप में, एक मोहर के रूप में, या कह सकते हैं सील के रूप में ही मान सकते हैं, और इससे ज़्यादा कोई यहाँ पर गवर्नर की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे फैक्ट्स के रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूपी के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो ध्यान रखेंगे, देखो जहां पर कभी कोई महिला गवर्नर के पद पर, एक तरीके से कह सकते हैं भी राज्य का जो प्रथम पद है वो कौन सा है, राज्यपाल है। देश का प्रथम पद कौन सा है, राष्ट्रपति है। तो जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी, देश की प्रथम नागरिक बनी, एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा गया, इवन उनका नंबर तक पूछा जाता था कौन से नंबर की राष्ट्रपति है। तो अब देखें आप यूपी में कि यूपी में वर्तमान में जो राज्यपाल है वो एक महिला है, तो उनके भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि यूपी में राज्यपाल कौन है। तो आप याद रखेंगे कि वर्तमान में यूपी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इससे पहले आप उनको देख रहे थे, अब वो गुजरात में थी। अब गुजरात में वो क्या थी, वहाँ पर सीएम थी। अब इन्हें यहाँ पर यूपी में ला करके गवर्नर बना दिया गया है, तो वर्तमान में गवर्नर वो है। एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आता है कि देश में पहली महिला जो कि गवर्नर के पद पर सुशोभित हुई या गवर्नर का पद उन्होंने संभाला, तो आप बहुत अच्छे से इसे जानते हैं, जाना पहचाना नाम कह सकते हैं, सरोजनी नायडू। ये वो महिला हैं जो देश में सबसे पहली महिला बनी, किस रूप में, गवर्नर के रूप में। लेकिन उसके लिए एक फैक्ट, और वो भी देखिए कहाँ की बनी थी, यूपी की पहली महिला गवर्नर, तो भी आपको सरोजनी नायडू याद रखना है। देश की पहली महिला गवर्नर, देश में जो पहली महिला गवर्नर बनी, तो भी आपको सरोजनी नायडू याद रखना है। लेकिन जब आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर यूपी में राज्यपाल पद दिया गया, अखबार में बड़ी बड़ी हेडिंग आई, देखो यूपी में पहली बार राज्यपाल महिला, है ना, तो वो पहली महिला राज्यपाल है। मुझसे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि मैम हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि यूपी में पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू बनी थी, तो आनंदीबेन पटेल के बारे में क्यों कहा जा रहा है। तो ध्यान रखें, संविधान लागू होने के बाद देश में, अर्थात यूपी में, जो देश में जो राज्य है यूपी, यहाँ पर गवर्नर के पद पर जो पहली बार महिला आई हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। वो पहली बात है, 1950 की से पहले की बात है जब सरोजनी नायडू यहाँ पर गवर्नर बनी थी। तो कह सकते हैं कि अब वर्तमान में हमारी आनंदीबेन पटेल व यूपी में पहली महिला राज्यपाल के रूप में है। ये भी आप कह सकते हैं उसको, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन सिंपल 1950 से पहले की बात कर ले तो सरोजनी नायडू उस पद पर आ चुकी थी। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं हमारे देश का संविधान 1950 से लागू हुआ है, तो जनरली सारी व्यवस्थाएं उसके बाद की ही हमें याद रखनी होती हैं। तो आप याद रखें, इस पद को मैंने कोशिश की है कि भारत में जो राज्यपाल पद भारत के संविधान में मेंशन किया गया है उसकी व्यवस्थाएं संविधान में कहाँ कहाँ हैं, किस किस रूप में हैं, तो वो आप इसको आप देखें। लेक्चर को ना समझ में आता, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, डेफिनेटली आपको चीज़ें इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और लेक्चर आपको यदि पसंद आया हो, कुछ चीज़ें ना भी समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप उसको, मैं उनके जवाब आपको दे दूँगी। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।